क्लास के बीच में आपको क्लास से निकाल दिया जाता है कि चलिए हमारे साथ आप प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए लेकिन क्लास के बाहर होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको ज़बरदस्ती आप उनकी क्लासों में जा रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, आप ज़बरदस्ती हमें धमका रहे हैं कि आपको याद रखा जाएगा कि जब हम मूवमेंट में थे तो आप बच्चे बैठ के क्लास में हमारे खिलाफ थे। आप कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आम छात्रों का पढ़ाई को आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये तो गलत है। सारे रिश्तेदार पूछते हैं कि सब सेफ तो है वहाँ पर, तुम सेफ हो, कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि इतने सारे वायलेंस दिख रहे हैं। पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत है तो आके बात करो जो कि तुमको आता नहीं है। ये एक ऐसी छवि बना देता है जेएनयू की कि जेएनयू में यही चीज़ें होती है। जेएनयू में मारपीट होती है और जातिवाद होता है और नारे लगाए जाते हैं एंटी नेशनल, जबकि जेएनयू की मेजॉरिटी ये नहीं है। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। जेएनयू की मेजॉरिटी एकेडमिक सेंट्रिक है। हम इस कैंपस के गेट से निकलते हैं तो एक दूसरा भारत होता है हमारे लिए, और हम जब कैंपस के अंदर आते हैं तो हम लड़कियों के लिए एक अलग दुनिया होती है। इस वक्त हम जेएनयू में हैं और 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उससे जुड़े जो भी पक्ष हैं उनसे हमने बात करी। हमने उनसे उन दोनों पक्षों से बात करी जो एक दूसरे पर पत्थर चलाने और गाली गलौज के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि हमें तीसरे पक्ष से भी बात करनी चाहिए जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें इन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनकी क्लासेस हैम्पर हो रही हैं क्योंकि जेएनयू में इस वक्त लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का मतलब है कि क्लासेस और एडमिनिस्ट्रेशन पर ताला लगाया गया। तो हमारे साथ कुछ आम छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक हुआ। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हो ऋतिक? इस प्रोटेस्ट में कौन सही है कौन गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन जो आम छात्र हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो उनको इसमें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है क्योंकि उनके पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो रहा है। जैसे हमारा क्लासेस करीब 10 से 15 दिनों से इरेगुलर है और इधर तो लगातार करीब 7-8 दिनों से पूरी तरीके से बंद है। अगर कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी मतलब क्लास जाए ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको प्रोटेस्ट में रहना ही है। ज़बरदस्ती क्लास से निकाल दिया जाता है कि नहीं क्लास होने नहीं देंगे। तो कोई लोग आते हैं क्या वहाँ पर? हाँ, क्लास के बीच में आपको क्लास से निकाल दिया जाता है कि चलिए हमारे साथ आप प्रोटेस्ट कीजिए। तो जिन्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है उन्हें भी ज़बरदस्ती घसीटा जाता है इनमें। क्या नाम है आपका? शौहेली चक्रवर्ती। आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग का क्लासेस लगातार हैम्पर होते जा रही है और सबसे बड़ी बात हम लोग मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो मास्टर्स का बहुत ह्यूज सिलेबस होता है। तो अभी हम लोग का लगातार 2 वीक से ऐसे क्लासेस हैम्पर हो रहे हैं, कोई क्लासेस नहीं हो रहे क्योंकि बाहर पॉसिबल नहीं है ना क्लास, और अभी गर्मी भी आ गया है धूप में बैठ के क्लासेस लेने का, तो एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेमिस्टर पीछे हो रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश तिवारी है। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? मैं पूर्णतः सहमत ना पूर्णतः सहमत हूँ ना ही पूर्णतः सहमत। मेरा ये मानना है कि अगर आपका किसी से कोई द्वेष है, भावना है छात्र संघ का, तो उसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आप छात्रों की क्लास बंद नहीं करा सकते, बल्कि आपको घेराव एसएल का स्कूल एरिया करने की बजाय एडमिन का करना चाहिए जिनसे आपकी द्वेष है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं 2019 में जब फीस हाइक हुआ था तो हमारा सेमेस्टर लगभग 3 महीने पीछे हो गया था और उसका परिणाम हमने 2023 तक भुगता। अब ऐसा ना हो कहीं कि अभी हमारा सेमेस्टर ऐसा चल रहा है और उसका परिणाम हमको अगले 3-4 सालों तक भुगतना पड़े। हम बैचलर्स के बीए के अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि हमारी क्लास सुचारू रूप से चलें और छात्र संघ के चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको भी पूर्ण किया जाना चाहिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में, एक महाविद्यालय में छात्र संघ एक अहम भूमिका निभाता है। तो मेरा मानना है कि जो रोहित एक्ट है वो यहाँ प्रोटेस्ट करने से तो लगेगा नहीं, आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करिए। तो बस मेरा यही मानना है। धन्यवाद। आप किस सेमेस्टर में? मेरा नाम आकाश यादव है और मैं बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर? यस। 3rd ईयर वालों को तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी क्योंकि उनका आखिरी साल है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। हमारी मेजर प्रॉब्लम्स यही है कि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे बीच क्लास में लोग आते हैं, क्लास को डिसरप्ट करते हैं, इंटरप्ट करते हैं हम लोगों को। सेम एग्ज़ाम में भी हमको ये देखने को मिलता है। तो मेजर इश्यूज़ हमारे स्टडी को लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को इन लोगों ने आपको बताया। मैं पूरी तरह से इन लोगों से सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रुति मिश्रा है और मैं मास्टर्स 1st ईयर में हूँ। आप घर पे बताते हो ये सब कि कैंपस का क्या माहौल चल रहा है इस समय? सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इतना वायरल है कि घर पे खुद पता चल जाता है। इनफैक्ट पूछती हैं मम्मी क्या चल रहा है? बिल्कुल पूछते हैं, सारे रिश्तेदार पूछते हैं कि सब सेफ तो है वहाँ पर, तुम सेफ हो, कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि इतने सारे वायलेंस दिख रहे हैं यहाँ पर कैंपस में।
एकेडमिक लॉस तो हो रहा है, बट यही है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर बच्चों ने सपोर्ट नहीं करा है और हम क्लासेस ले रहे हैं। इनफैक्ट वो क्लास में हमेशा आते, डेली आते, पिछले 2 हफ्ते से आ रहे हैं, बट हमारे क्लास के बच्चे उनको वापस बाहर निकाल देते हैं। हमारी क्लासेस कंटिन्यूड है क्योंकि प्रोफेसर्स हमारे सपोर्ट में है कि अगर तुम क्लास लेना चाहते हो तो हम क्लास लेंगे, हम बॉयकॉट नहीं होने देंगे। अच्छा, लोग आते हैं बाइकआउट करने के लिए, बट आप लोग उन्हें भगा देते हो और अपनी क्लासेस हम उन्हें निकाल देते हैं, 5 मिनट्स बोलने के लिए देते हैं, बट फिर हम उन्हें निकाल देते हैं। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए लेकिन क्लास के बाहर होना चाहिए। क्लास और यूनिवर्सिटी का मेन रोल होता है एकेडमिक्स, और आप उसे स्टॉप करके फिर यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग और पॉलिटिक्स ये सब सेकेंडरी होती है। पहले तो एजुकेशन होता है, अगर एजुकेशन ही आप रोक दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना यूनिवर्सिटी की। फंड्स तो यहाँ इससे एक नेगेटिव छवि भी बनती है जिस संस्थान का इतना डंका बजता है, जिसकी प्रतिभा का इतना डंका बजता है। ऑलरेडी जेएनयू की नेगेटिव प्यार हो रखी है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, उसके बाद ये सारी वॉयलेंस और ये प्रोटेस्ट स्ट्राइक, तो फिर एक नेगेटिव पीआर तो रहता ही है कि लोग डरते हैं। स्पेशली हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है वो बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर जाके तुम्हारी सोच अजीब हो जाएगी और ये सारी चीज़ें रिवोल्यूशनरी हो जाएगी। रिवोल्यूशनरी होना तो ख़राब नहीं है, बट हाँ किसी चीज़ का एक्सट्रीम तो ख़राब है। इससे एक नई लड़ाई घर पे शुरू हो जाती होगी कि बेटी को भेजें कि ना भेजें, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ रहा है। ज़रूर, मतलब मेरी भी जब एडमिशन हुई थी तो मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट कुछ रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स को समझा रहे थे कि गर्ल चाइल्ड है, जेएनयू का माहौल सही नहीं है, बीएचयू या डीयू भेज दो, जेएनयू सही नहीं रहेगा। बट वही है कि पेरेंट्स ने सुना नहीं, थैंकफुली। बट यहाँ आए तो वो बातें हकीकत लगी या यहाँ सब ठीक है? यहाँ पर ऐसा है कि आपकी चॉइस होती है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है तो आप हो सकते हो, आपको न्यूट्रल रहना है तो आपको कोई रोकने भी नहीं वाला है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है कि लेफ़्ट वाले आपको आके बोलेंगे नहीं आपको रहना ही है। इट्स कम्प्लीटली चॉइस। इनफैक्ट न्यूट्रल रहना चाहिए पॉलिटिकली, क्योंकि ना राइट सही है ज़्यादा ना लेफ़्ट सही है, यहाँ पर दोनों ही वैसे ही है। जो सही है हम उसके साथ। जो हर मैटर में कोई एक सही है तो मैटर पे डिपेंड करता है, वो इशू पे है सारी चीज़ें कि कौन सही है और कौन गलत है। ये जिस लड़ाई का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि जो छवि बनती है वही घर पर नज़र आती है, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वही मम्मी पापा के पास पहुंचती है। तो घर से कोई कॉल आया जब ये वीडियोस उन तक पहुंची? एक्चुअली मैं अभी बात करके आई तो मेरी मम्मी का ही कॉल आ रखा था, एंड उनका ये कहना था कि क्या चल रहा है जेएनयू में, कि तुम ठीक हो, बाकी सब माहौल ठीक है। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये चल रहा है। तो घर वाले भी ये कहते हैं कि अवेयर रहो, हर चीज़ का ज्ञान रखो, लेकिन चीज़ों में बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो वो आपको अपनी आइडियोलॉजी बताएंगी और मतलब वो चाहती हैं स्टूडेंट्स रिक्रूट करना। तो अवेयर रहो, घर वाले ये कहते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होता है क्या कि जब आप लोग नए नए हॉस्टल्स में आते हो तो ये लेफ़्ट या राइट जितने भी संगठन हैं वो सब आते हैं आप लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए? वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आ जाते हैं। हॉस्टल की ज़रूरत ही नहीं है। हॉस्टल में तो नहीं आते, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन सारे लोग हेल्प करते हैं कि ताकि हम उनके टीम को या फिर पार्टी को ज्वाइन कर सकें। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो किसी को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या भाषण देने आते हैं बड़े लुभावने से? भाषण भी देते हैं, अपनी आइडियोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्यों सही है। सारे पार्टीज़ आते हैं, बट वही है कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी आइडियोलॉजी कोई सब में कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए। एज अ थर्ड पर्सन देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी किधर सही है और किधर गलत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चित्रा है। आप कहाँ से हो चित्रा? बिहार। आप बिहार से हैं। आप कैसे देख रहे हो, इनकी बातों से सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टूडेंट यूनियन है वो हमारे ही मतलब हमारे ही साथ खड़े रहते हैं हमेशा। मैं हमेशा उसका सपोर्ट करती हूँ, बट इधर से जो देखा जा रहा है कि 2 वीक से लगातार 2 वीक से हमारे क्लासेस हैम्पर हो रही हैं, और फिर जैसे कि बीच बीच में हमारे क्लास में आके वो लोग प्रोफेसर से बदतमीज़ी तो क्या बोले कि मतलब अच्छा नहीं लगता है कि प्रोफेसर को ऐसे दबाया जा रहा है। तो ये सब है कि मतलब ये जेएनयू ऐसा इसीलिए माना जाता है, इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, वो भी स्टूडेंट यूनियन का, वो भी स्टूडेंट के मुद्दों पे। तो इस लोकतांत्रिक डिबेट का यहाँ पर मंच दिया जाता है कि हर कोई अपनी बात कह सकता है आज़ादी से। हाँ, आराम से यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बस आप यहाँ पे ए पॉलिटिकल भी है, जैसे हमें न्यूट्रल है। मतलब कुछ बातें हमें लेफ़्ट की अच्छी लगती है, कुछ बातें हमें राइट की। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ एक्सट्रीमिज़म अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ की एक हद होनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट सेंट्रिक हो वो बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरम पांडे है। कहाँ से हो सुंदरम? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर से जी। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? मुझे लगता है हाँ, मैं इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हूँ कि हाँ, क्लासेस तो हमारे नुकसान हो रहा है, लेकिन जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्टेड हैं ना कि सिलेक्टेड हैं, तो उनको भी अपनी बात रहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और क्लासेस का क्या है वो तो हो जाएगा, बट हमें पैट्रियोटिज्म की तरफ सोचना चाहिए और लोकतंत्र की तरफ भी सोचना चाहिए।
और सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना नुकसान के अलावा कुछ सामाजिक फ़ायदे भी देखने का ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ क्लासेस सस्पेंड की जा सकती हैं, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल की जा सकती हैं। जब ये देश बंद हो सकता है लॉकडाउन में तो बिल्कुल हो सकती हैं। हर चीज़ समस्या का समाधान जब होने तक बहुत सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं। पढ़ाई का नुकसान होगा? अरे तो पढ़ाई का नुकसान तो रिकवर हो जाएगा, पर जो हमारा देश में नुकसान होगा वो कहाँ रिकवर होगा? क्या कहेंगी? हाँ प्लीज़। जो डेमोक्रेटिक भागीदारी है और एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। आप एक की कॉस्ट पे दूसरे की बात नहीं कर सकते। और जहाँ JNU में करीब 8,000 के आसपास स्टूडेंट रह रहे हैं, वहाँ अगर 400 की रैली आप कर भी ले रहे हैं तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मेजोरिटी आपके साथ है? बात यह है कि कुछ लोग डर से नहीं आना चाहते हैं खुल के, क्योंकि बाद में उनके साथ पॉलिटिकली रंजिश निकाली जाती है, तो इसलिए बहुत लोग नहीं भी समर्थन में तो आते नहीं हैं डर के। और ये मेन समस्या है। इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं? जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने उनको वोट दिया है तो सीधी सी बात है कि वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मोदी जी अगर हमारे जीत के आए हैं, सेंट्रल में बैठे हैं, तो 51% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की डेट में वो। तो हाँ, डेमोक्रेसी का डेफिनेटली एक फ्लॉ है कि अगर 51% को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 49% नहीं खुश होगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ले आएंगे इंडिया में। इलेक्ट होने के बाद ये थोड़ी होता है कि इलेक्ट होने के बाद आप मनमानी करिए, कुछ भी करिए, तो उससे कुछ नहीं होता ना। कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आम छात्रों का पढ़ाई को आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये तो गलत है। और बात अगर ऐसी है कि अगर बहुत जैसा कहा जा रहा है कि स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है, इशू अगर स्टूडेंट सेंट्रिक होते तो आपको फोर्सफुली क्लासेस खाली नहीं करानी पड़ती, आपको दरवाज़ों पे ताला नहीं लगाना पड़ता, आपको जानबूझ के बच्चों को बंद करके ना रखना पड़ता, बच्चे खुद आपके साथ आते। जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री में पानी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, हॉस्टल्स के प्रोटेस्ट हुआ है, तो पूरा JNU आपके साथ जाता था। लेकिन इस वाली बार फ़ी हाइक के लिए हुआ है। जैसे बात करते हैं 2019 की कि हमारी 3 महीने क्लासेस पीछे चली, क्यों चली? क्योंकि वो हर व्यक्ति को अफेक्ट करने वाली बात थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको ज़बरदस्ती, आप उनकी क्लासों में जा रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, आप ज़बरदस्ती हमें धमका रहे हैं कि आपको याद रखा जाएगा कि जब हम मूवमेंट में थे तो आप बच्चे बैठ के क्लास में हमारे खिलाफ थे, आपको याद रखा जाएगा। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? अच्छा, एक सवाल मैं सभी से कर रहा हूँ जो भी जवाब देना चाहे, कि ये मोमेंट तो समझ में आ रहा है, वो क्लासेस बंद करवा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं उनके समर्थन में, कुछ नहीं जा रहे, लेकिन परसों रात की कुछ वीडियोस जो वायरल हैं वो एक अलग तस्वीर बयां करती हैं। मुझे नहीं पता कि उन वीडियो में कितनी सच्चाई है, हालांकि उन पक्षों से मैंने बात करी है। एक वीडियो प्रतीक भारद्वाज के ABVP के छात्र हैं जिनकी वीडियो आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ABVP से हैं, लेफ्ट से हैं, वो एक छात्र हैं जिनका आरोप है कि वो बाथरूम में बंद थे, उसका कोना तोड़ा जाता है, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर उसमें ठूस दिया जाता है और ऑन कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, आइडियोलॉजी कोई भी हो, मुझे नहीं लगता वो ये सिखाती होगी कि आप किसी को पकड़ के वॉशरूम में बंद कर दीजिए, उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दीजिए और उस हद तक उस इंसान को ट्रॉमेटाइज़ कर दीजिए कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और ऐसी अपनी वीडियो बनाए कि अगर मेरी कल मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और होगा। तो मुझे लगता है कि ना राइट ये सिखाता है ना लेफ़्ट ये सिखाता है। अगर आप स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट के मुद्दों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो आप बेसिक ह्यूमन राइट्स कैसे भूल जाते हैं? मुझे तो दोनों ही साइड से ये वायलेंस तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होगा। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने जातिवादक टिप्पणियाँ करी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप कैसे देखोगे इसको? वॉयलेंस तो नहीं होना चाहिए था, उस दिन दोनों साइड से हुई थी और सच तो उन्हें ही पता है, रियलिटी वो नहीं पता है, वो रियलिटी तो उन्हें ही पता है। बट यूनिवर्सिटी लेवल पे वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें सही है, बट वैंडलिज्म, वॉयलेंस, मारपीट, पत्थरबाजी, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और अगर इसके खिलाफ एक्शंस ली जाती है और उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया है, तो फिर ये भी गलत होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के एट्रोसिटीज़ के लिए फ़ाइट करना स्टूडेंट यूनियन का बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट यूनियन को रस्टिकेट भी नहीं करना चाहिए था, पूरे तरीके से स्टूडेंट यूनियन को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब आने वाले महीनों में हमारे पास कोई फेस नहीं है स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करने के लिए, हमारी आवाज़ उठा सके, जो हमारी आवाज़ उठा सके। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी कोई एट्रोसिटी करता है, कोई ऐसी रूल निकाल देता है लाइब्रेरीज़ में टाइमिंग्स को लेके या फिर किसी भी प्रकार का फ़ी हाइक का, हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं होगा, हमारा फेस नहीं होगा। तो ये तो नहीं करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को। बट वैंडलिज्म और वॉयलेंस स्टूडेंट्स को भी अपने एंड पे नहीं करना चाहिए था, उन्हें वजह भी नहीं देनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ करे। और प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों से हम सब अफेक्ट होते हैं। ये करते कुछ गिन के 10-12 100 लोग कर रहे हैं, 200 लोग करते हैं, बट ये यूनिवर्सिटी 8,500 लोगों की है। तो यहाँ पे कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है, कुछ भी होता है, सबको अफेक्ट करती है वो चीज़ इक्वली, किसी को ज़्यादा किसी को कम भी करती हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी छवि बना देता है JNU की कि JNU में यही चीज़ें होती है। JNU में मारपीट होती है और जातिवाद होता है और नारे लगाए जाते हैं एंटी नेशनल, जबकि JNU की मेजॉरिटी ये नहीं है। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। JNU की मेजॉरिटी एकेडमिक सेंट्रिक है, वो अपने राइट्स को भी जानती है और वो पढ़ाई में भी सबसे बेहतर है।
इस देश का क्रीम आता है यहाँ पे एग्ज़ाम निकाल के, तो उससे छवि ख़राब होती है इन सब चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आप आपसी रंजिश में पूरी जेएनयू की इमेज ख़राब कर रहे हैं, और ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनके अधिकारों की आप बात करते हैं, कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आ रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रभावित करती है। अच्छा, एक डिबेट बीते दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, अभी भी उस पर डिबेट्स होती हैं, अभी भी कई जगह प्रोटेस्ट होते हैं, अपने मंच सेट होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं यूजीसी को लेकर। आप लोग कैसे देखते हो यूजीसी को? यूजीसी यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे सही नहीं लगती है। जो नई गाइडलाइंस है। हाँ, जो नई गाइडलाइंस है, पहली बात क्योंकि उसमें आपने नॉन बायस्ड नहीं है, वो जनरल कैटेगरी के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए आप बोल रहे अपर कास्ट के लिए कि वो अगर गलत भी प्रूफ होते हैं या सही भी प्रूफ हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो एलिगेशंस है वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी जिन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाए उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है उसमें। तो फिर ये तो ऐसे अभी एसआरसीसी का एक केस आया था, एक अपर कास्ट की गर्ल को एक लोअर कास्ट के बंदे ने प्रपोज़ किया और फिर उसने रिजेक्ट किया, तो उस बंदे ने एक्ट लगा दिया। तो फिर इस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो बच्चे वो काफ़ी इमैच्योर हैं, स्पेशली बैचलर्स और मास्टर्स के, उन्हें नहीं पता है कि इस रेगुलेशन को कैसे यूज़ करना है। वो अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए इस लॉ को यूज़ करके बहुत सारे करियर्स को ख़राब कर सकते हैं, बहुत ही सारे टैलेंट्स को ख़राब कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोगों को कॉम्पिटिटिव जेलसी होती है लोगों से, तो वो ऐसे करियर को ख़राब कर सकते हैं यूजीसी। तो SC/ST एक्ट ऑलरेडी है इंडिया में जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है, तो यूजीसी की कोई ऐसी नीड नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि इस लॉ को अच्छे से यूज़ कर सकें। आप मानते हैं इनकी बात? हाँ, मैं बहुत हद तक इनकी बात मानती हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा या उसके लिए क्या सज़ा होगी। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि एक्ट शायद जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं के खिलाफ है, क्योंकि आपने इसमें ST काउंट कर लिए, SC काउंट कर लिए, आपने OBCs भी काउंट कर लिए, सिर्फ एक जो जनरल सेक्शन है मुझे वही दिखता है। तो तर्क ये है कि महिलाओं का भी सेक्शन है, विकलांग का भी सेक्शन है, उसमें ये तो नहीं कहा कि महिला या विकलांग जो 8 लोगों की जो वो कमेटी बनाएंगे, 8 या 10 लोगों की, मैं गलत हो सकती हूँ, 10 लोग हैं, 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे, उसमें बात की गई है कि विमेन हो सकती है। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि विमेन किसी भी सेक्शन से हो सकती है, वो विकलांग भी किसी भी सेक्शन वो भी किसी भी सेक्शन से हो सकता है। बट फिर अगेन आपने जो EWS है या जनरल छात्र हैं उनको तो आपने छात्र नहीं, मतलब जो लोग हैं उनको तो आपने छोड़ दिया फिर से दोबारा। तो हाउ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि UGC नामक जो एक्ट आया, बिल आया, उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ का और प्रावधान है, वो कहलाता है एंटी रैगिंग। तो एंटी रैगिंग जैसी चीज़ जिसमें ना ही ट्रायल है, केवल अगर आप अपने ऊपर किसी सीनियर के ऊपर कोई जूनियर अगर आरोप लगा देता है तो उसको सीधे सज़ा का प्रावधान है। तो UGC जैसे एक्ट का तो कोई प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। होना भी चाहिए तो उसमें कुछ रिलैक्सेशंस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो आरोप बढ़ने के लिए उस पर सीधा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी विवेचना के उस पर सीधा दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, JNU में एक ICC नामक कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसमें अगर आप जैसे UGC की बात कर रहे हैं तो ठीक ICC का भी वही काम है। अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, दलितों के साथ कुछ गलत हो रहा है, PH व्यक्तियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मेरा मानना है कि पहले से जब एंटी रैगिंग और ICC विद्यमान है हमारे कैंपस में, तो UGC की क्या ज़रूरत है? आप सहमत हैं? जी, और ऐसे ही इससे झुटलाया नहीं जा सकता है कि जो हमारे जो भाई आते हैं पिछड़े समाज से, जो लोग SC/ST वर्ग से आते हैं, उनके साथ होता है भेदभाव, लेकिन डेटा भी ये कहता है। हाँ जी, होता है उनके साथ। लेकिन समस्या ये है कि ठीक है, आप उनके लिए लाइए, UGC लाइए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट जो जैसा उन्होंने बताया कि फॉल्स कंप्लेन को लेके आप भी कुछ लाइए कि जो सभी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बहुत लोग अपना राजनीतिक रंजिश निकालेंगे, खास करके व्यक्तिगत रंजिश निकालेंगे, तो इसको लेके दिक्कत है। बाकी तो ठीक है, उन्हें ज़रूरत है, आरक्षण का ज़रूरत है, उन्हें इस तरह के कानूनों की ज़रूरत है, लेकिन अगर फॉल्स कंप्लेन आएंगी तो उनको लेके भी आप सोचिए। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ इन लोगों से। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि UGC की जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करती हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर से कमेटी बनी है, अलग अलग
एक्सपर्ट्स हैं उसमें, तो शायद चीज़ें और दुरुस्त हो सकती हैं अभी। मेरा जो मानना है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर यूजीसी अच्छा था और यूजीसी को राज्यसभा लोकसभा से और राष्ट्रपति के साइन से पास कर देना चाहिए, एक्ट बना देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा बीच में? कुछ गड़बड़ें थी तभी कुछ गड़बड़ थी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आया है तो सुप्रीम कोर्ट इतना बुद्धिजीवी है कि उसको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए उसको आना पड़ा और उसको 19 मार्च तक होल्ड में डालना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे उसमें क्या निर्णय लेता है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इतने ईयर्स ऑफ सप्रेशन का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन सही दिया है, बट उसमें कुछ क्लॉज ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर फॉल्स कंप्लेंट पाई गई, जैसे हमारे इसमें हर जगह है 503, 504, 506 लगता है, अगर कोई फेक लगाता है तो उसके सीआरपीसी के थ्रू उसको कैंसिल करते हैं या फिर उसको जुर्माना या फिर कोई 2 या 3 साल और दुरुस्त करने की उसको और दुरुस्त करने या क्लॉज ऐड करने की ज़रूरत क्या है। कह रहे हैं? कौन कह रहा था? मैं कह रही थी कि एक्ट गलत नहीं है, जो उसकी मंशा थी, मंशा शायद सही थी कि बच्चों के साथ होता है भेदभाव, रोज़ होता है, देखते हैं हम वो चीज़, लेकिन रिवाइज करने की ज़रूरत है सही उसे। से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एग्जीक्यूट तो, इम्प्लीमेंटेशन तो भी बहुत दूर की बात है। वो उनको जो लॉ ही ढंग से, मतलब उन्होंने बहुत गलतियां हैं उसमें, रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इम्प्लीमेंटेशन फिर अगेन इंडिया में हम रहते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि इम्प्लीमेंटेशन का क्या हुआ इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो उसको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जोड़ रहे हैं? हाँ, जैसे कि हम ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता भी है। सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि कभी IIT, आपने देखा या किसी आपके दोस्त के साथ हुआ हो या आंखों देखी कुछ? नहीं यहाँ पे तो बहुत कम ही देखा कहीं है। भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? जनरली मेरे गांव में ही होता है। जैसे कि मैं विलेज एरिया से आती हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी। क्या देखा है? जैसे कि मतलब कि जो लोअर सेक्शन है तो उससे थोड़ा मतलब भेदभाव हो जाता है। अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है। गांव में ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो फिर जैसे कि यूनिवर्सिटी में IITs हो गया, फिर एम्स हो गया, ये सब में होता ही है कि तुम आरक्षण लेके इतने में आ गए हो तो फिर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ST IIT से भी केसेस आ रहे हैं बहुत सारे। तो ग्राउंड रियलिटी पे भी ये बहुत प्रिवेलेंट है। बट जो ये लॉ आया था तो उसको बस एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई, जो मतलब कि ये अच्छी तरह से ढंग से काम नहीं कर पाया। मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कि अगर आप सच में हैं या फिर झूठ भी बोल रहे हैं तो मतलब आपके लिए बराबर है। तो वो दिखाया गया इसमें। उसमें कुछ करेक्शन है जो गवर्नमेंट को नई चाहिए। चीज़ें तब्दील होनी बाकी हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक चीज़ और है कि JNU को लेकर तमाम बातें होती हैं। अगर आप ये बता सकें कि जो आप हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, वो इस कैंपस में कितनी सुरक्षित हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेके तो JNU से बेहतर मुझे नहीं लगता है कोई है। यहाँ पर हम सुबह के 4 बजे, रात के 2 बजे कभी भी लाइब्रेरी से आ जा सकते हैं, डिपार्टमेंट लैब से आ जा सकते हैं, और हमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम अनसेफ है या हमारे साथ कुछ हो जाएगा। हमारे दिमाग में बिल्कुल भी डर नहीं होता है। जो बाहर की दुनिया में हम इस कैंपस के गेट से निकलते हैं तो एक दूसरा भारत होता है हमारे लिए, और हम जब कैंपस के अंदर आते हैं तो हम लड़कियों के लिए एक अलग दुनिया होती है। हम कभी भी बचपन से लेके आज तक हमारा ये सपना रहता है हर लड़कियों का कि रात में हम डर के बिना जा सकें, और वो सपना शायद JNU में आके ऐसे पूरा हो जाता है कि हम अंधेरा होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हमें किसी की ज़रूरत हो कि हमारे साथ कोई चले तो हम सुरक्षित रहे, या फिर हमारे मन में डर ना रहे कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। तो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो JNU से बेस्ट कोई कैंपस नहीं है। यहाँ पर बहुत सब कुछ सेफ़ रहता है, सारी चीज़ें। ये मुझे लगता था ये बातचीत बहुत ज़रूरी थी उन लोगों के लिए जो JNU आना चाहते हैं और जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर दूसरा थॉट लेकर आते हैं, उनके लिए ये बातचीत ज़रूरी है। हाँ, अगर गर्ल सेफ्टी की बात है, अगर आपको लगता है कि आपकी लड़कियाँ सेफ़ नहीं है JNU में क्योंकि पॉलिटिक्स होती है, तो लेफ़्ट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी देन है ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट की, कि यहाँ पर वुमेन सेफ्टी, वुमेन की ड्रेसेस और इन सब चीज़ों को लेके आपको कॉन्शियसली नहीं रहना होता है। आप एकदम ही फ्री रह सकते हो कि आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, या कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी होती है। जो दुनिया JNU गेट के बाहर लड़कों के लिए, वो यहाँ पर लड़कियों के लिए भी है। शायद लड़कों से बेहतरी है यहाँ पर दुनिया। मुझे लगता है कि उनके उत्थान का एक बड़ा एक तरीका ये भी होगा कि जो उनके वर्ग के नेता हैं या जो बड़े लोग हैं जो उठ चुके हैं, तो उनको उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि लोग उस पर राजनीति करते हैं, उन्हें अपना वोट बैंक बना लेते हैं। समस्या ये है कि जो उनके वर्ग के नेता भी हैं वो उन्हें सिर्फ उनको सिंपथाइज करते हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आप उनके लिए कार्य आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जी, उनके लिए कार्य करिए। आप कार्य करिए। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, उनके मान के चले कोई सांसद है या कोई विधानसभा में जीते हुए, तो आप जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, देखिए कि क्या हो रहा है उनके साथ। आप उनके वोट से जीत तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके देखिए कि आप क्या काम किए उनके लिए। तो इस तरह से नेताओं को भी
खास करके अगर आप उस सेक्शन से आते हैं तो उस सेक्शन के लिए आप भी उतना ही डेडिकेटेड रहिए, तब आप दूसरे सेक्शंस पे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारी कोशिश थी कि उस पक्ष से भी बात किया जाए जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, जो दूर हैं उन चीज़ों से और जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और उनकी क्लासेस हैम्पर हो रही। तो हमें लगा कि ये बातचीत ज़रूरी हो, और बाकी इस बातचीत पर आपका जो भी सुझाव हो, जो भी कमेंट हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।